वायरस के कहर ने त्राहिमाम मचा रखा है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संक्रमित हो गए हैं। उनके साथ उनके मंत्री भी संक्रमित हैं, लेकिन साथ में कई अधिकारी ऐसे हैं वो भी संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में खासतौर से बात करें तो हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हर रोज संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों की अगर हम बात करें तो जो अस्पताल हैं उनकी जो हालत है वो खराब होती नजर आ रही है। वहां पर ना तो बेड की व्यवस्था है और ना ही ऑक्सीजन की। इस तरह की खबरें हैं कि शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तानों तक वहां पर भी लंबी कतारें हैं और लंबी कतारों को देखते हुए वहां पर शमशान घाट और कब्रिस्तानों में रेट भी बढ़ा दिए गए हैं अंतिम संस्कार के। इतना ही नहीं, पूरे देश की अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख केस बीते 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं। 1,85,000 के आसपास कुछ केस सामने आए हैं, लेकिन साथ में सबसे चिंता की बात यह कि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बीते 24 घंटे में। और इससे साथ ही एक्सपर्ट्स की हम बात करें तो उनका दावा है कि ये जो मरने वालों की मौत का जो आंकड़ा है वो 2,000 भी कूद सकता है जल्द ही, और साथ में 2 लाख से ज्यादा जो आंकड़े हर रोज आने वाले हैं। लेकिन इस बात को और थोड़ा बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करें कि बीते एक हफ्ते के दौरान करीब 10 लाख संक्रमण के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकारें कितनी सतर्क है, कितनी गंभीर है, इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में रैलियों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद 9 रैलियां अभी होनी बाकी हैं, लेकिन साथ में विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी अभी भी रैलियां करते हुए नजर आ रहा है। आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रैलियां की हैं और आज भी संक्रमण को जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। साथ में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी वहां पर संक्रमण का जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर महाकुंभ चल रहा है। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से बीते साल मरकज पर सवाल उठे थे कि आखिरकार इस बार महाकुंभ पर आखिरकार सवाल क्यों नहीं उठ रहे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को लेकर योगी सरकार क्या कुछ तरीके से इस्तेमाल करती है, क्या कुछ तरीके से कदम उठाती है ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ मोहित चौधरी, एएनपी न्यूज। सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल भारत सरकार ने 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं थी वो टाल दी हैं। 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। भारत सरकार का कहना है कि जो 10वीं के छात्र हैं जो परीक्षा देने वाले थे उनको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मार्क्स दिए जाएंगे और उसी के आधार पे उनको प्रमोट किया जाएगा। अगर कोई बच्चा अपने दिए हुए मार्क्स से संतुष्ट नहीं होता है तो उनको दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को पूरी तरीके से टाल दिया गया है। अभी नरेंद्र मोदी 1 मई को दोबारा समीक्षा बैठक करेंगे और तमाम शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक करके कोरोना महामारी के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या परीक्षा कब होगी है। फिलहाल 15 दिन पहले कोरोना काल में ज्यादातर जो स्टडी हुई है वो ऑफलाइन माध्यम से ही हुई है और अभी हाल ही में स्कूल बच्चों के खोले गए थे, जिसके बाद दोबारा से कोरोना महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ के बीच जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ के बीच 102 श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अगर बात साधु की करें तो साधु इसी दौरान कोरोना के चलते 20 साधु पॉजिटिव पाए गए हैं। मेले में कई धार्मिक संगठन के प्रमुखों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। नतीजा ये है कि अब मेले में हालात बेहद खराब हो सकते हैं। वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, ना तो मास्क दिख रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार 4 चरणों में चुनाव हुए हैं, हालांकि वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुए। और 5वें चरण की अगर बात करें चुनाव की तो 5वें चरण के चुनाव से पहले 4,817 नए केस सामने आ चुके हैं, जो बेहद ही डराने वाले हैं, क्योंकि लगातार प्रतिदिन सर्वाधिक मामलों में सबसे अधिक बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही मंगलवार को कुल मामले बढ़कर 6,24,224 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि बंगाल में कोरोना के मामले सामने आना कहीं ना कहीं सरकार पर और ऐसे तमाम पार्टियां जो चुनाव प्रचार में जुटी हुई है उन पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 24 घंटे में 4,000 से अधिक मामले सामने आना साबित करता है कि व्यवस्था पूरी तरह से
गई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह के पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट हुआ है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिति और भयानक हो सकती है। अब देखना ये लाजमी होगा कि अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 4000 से अधिक केस सामने आए हैं तो इसको लेकर कितना सीरियस होगी और क्या कदम उठा पाती है सरकार। तो वहीं अब बात अगर केंद्र सरकार की करें तो लोगों को भी इस बात का इंतजार है, या ये भी कह सकते हैं लोग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 2 मई कब आए और 3 मई के बाद कब जनता के सर पर लॉकडाउन का ठीकरा फोड़ पाती है मोदी सरकार। देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन बलजिंदर के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव भी है। 15 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। उससे ठीक पहले बीजेपी सांसद किशोर कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग से एक ट्वीट करते हुए अपील की है कि चुनाव की डेट आगे बढ़ा दी जाए। जिस तरीके से कोरोना महामारी लखनऊ में पैर पसार रही है, एक तरफ अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ लगी है तो दूसरी तरफ शमशान घाटों के बाहर अंतिम संस्कार के लिए लाशों का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ जहां चुनाव की चिंता है तो दूसरी तरफ लोगों की जान की चिंता की जाहिर करते हुए बीजेपी सांसद किशोर कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग से अपील की है। लखनऊ में कोरोना का कहर छाया हुआ है, वहीं स्थिति बेहद खराब है। यूपी में सोमवार को जहां कोरोना संक्रमण के 13,685 नए मामले सामने आए थे, वहीं मंगलवार को 18,021 नए केस सामने आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ से दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में मंगलवार को रिकॉर्ड 5,382 नए केस मिले। प्रदेश के किसी भी जिले में कोरोना संक्रमितों की यह संख्या सबसे अधिक है। वहीं आपको बता दें, प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी महकमे को पत्र लिखकर खराब व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए बोला था। अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो जल्दी ही लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। मैं कैमरामैन करण मेहरा के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANB न्यूज सरहिंद। सुशांत सिंह राजपूत के मौत को काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन वह अभी भी फैंस के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं और फैंस उनके न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म का नाम न्याय द जस्टिस रखा गया है। फिल्म में सुशांत सिंह के किरदार का नाम महेंद्र है और इस रोल के लिए जुबेर के खान को कास्ट किया गया है। वहीं टीजर में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को भी दिखाया गया है। मेकर्स ने इस फिल्म में रिया को उर्वशी का नाम दिया है। इस फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया है। टीजर में दिखाया गया है कि एक एक्टर आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद कैसे जांच एजेंसियां इस भंवर जाल में फंस जाती हैं। ये सुसाइड है या आत्महत्या? न्याय के टीजर में अमन वर्मा, अशरानी और शक्ति कपूर को भी अहम रोल दिया गया है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले साल 14 जून को आत्महत्या कर ली थी। इसको लेकर काफी बवाल हो रहा था और सुसाइड मर्डर थ्योरी से लेकर ड्रग्स एंगल तक सब कुछ देखने को मिल गया। इस केस में CBI को क्लोजर रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद देखना है क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाएगी। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के शुरू होते ही विपक्षी पार्टी के लोगों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर की पुलिस सत्ता पक्ष की इशारे पर काम कर रही है। ये पंचायत चुनाव में हम भारी बहुमत से जीत कर आएंगे और जहाँ तक प्रशासनिक प्रबंध का बात है, अब ये प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कुछ काम करेंगे। अभी तो ये देखने को मिला है कि विपक्ष का आदमी कोई अगर मीटिंग कर ले तो उस पर मुकदमा लिखा दिया जाता है और सत्ता पक्ष भाजपा का कोई अगर मीटिंग करे बड़ी से बड़ी तो उस पर कोई पूछने वाला नहीं रहता है। भाजपा का झंडा लगा के चलने वाले को नहीं पूछा जाता है, सपा का झंडा लगा के चलने वाले को या किसी को सब पुलिस रोकती है कि झंडा लगा के चल रहे हो आचार संहिता का। आप चाहे आचार संहिता
नॉमिनेशन के पहले रात को जो अधिसूचना जारी होती है उसके बाद उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। लेकिन अब देखिए, आज से पर्चा भरा गया, सूचना हो गई, कितना कड़ाई करते हैं तो देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रशासन, जिला प्रशासन ईमानदारी से चुनाव कराने का हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि रसूखदार नेता पर्चा दाखिला में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मान लीजिए सपा के लोग पर्चा दाखिला में जाते हैं तो उनके खिलाफ आचार संहिता का केस दर्ज किया जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे प्रशासन उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। एएनबी न्यूज, धर्मदेव गुप्ता, सिद्धार्थनगर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पे फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध अस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। वहीं पर इस पर जो है जिसका खुलासा अमेठी पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय पर किया। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत को देखते हुए हम लगातार अवैध मदिरा और अवैध शस्त्र के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में आज जो है ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसपे जो है 7 अवैध असलहे के साथ 2 जिंदा कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का जो है वो भंडाफोड़ किया गया है और उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में पुलिस द्वारा अवैध मदिरा और अवैध शस्त्र का अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में फुर्सतगंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। हम अबेंडेंड मुर्गी खाने और भट्ठों की चेकिंग कर रहे थे। उसमें ग्राम भदैया महमूदपुर में अभय सिंह के मुर्गी फार्म पर अभियुक्त इशरत अली गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से भारी पैमाने में तमंचा बनाने का सामान और 7 बने हुए तमंचे, इसमें जो है वहाँ पर 6 ट्रैगर, 6 हैमर, 5 अदद स्प्रिंग, 7 लोहे की छेनियाँ, पलास, लोहा काटने की कैंची और भी सामान जैसे हथौड़ा और तमंचा बनाने के लिए लोहा, इस सारी चीज़ों की बरामदगी हुई। ये एक अच्छी सफलता मिली है पुलिस को। इस क्रम में ये अभियान जारी रहेगा। अवैध मदिरा और अवैध अस्त्र बनाने वालों के पीछे हमारी अभिसूचना संकलन की सारी टीमें लगी हुई हैं और यथाशीघ्र इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या इनका काम था, क्यों बनाया जा रहा था? इस संदर्भ में उनसे अभी पूछताछ जारी है। ये निश्चित रूप से अगर फैक्ट्री बना रहे थे तो इसको कहीं न कहीं बेचते, उस संदर्भ में भी हम जानकारी कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर, आपराधिक इतिहास इनका अभी कोई आपराधिक इतिहास पुराना नहीं मिल पाया है, उस संबंध में जानकारी कर रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में बरामदगियाँ हुई हैं और बनाने वाली उपकरणों की बरामदगियाँ हुई हैं, ये एक शस्त्र फैक्ट्री, अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री, 7 तमंचे और अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं और इस टीम को मैं 5000 रुपये नगद पुरस्कार उत्साहवर्धन के लिए। ऐसे में जो है फुर्सतगंज पुलिस को जो है 5000 रुपये नगद पुरस्कार की भी उन्होंने घोषणा की। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर मियाँ कॉलोनी में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब मियाँ कॉलोनी में विद्युत विभाग के रखे एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग पर मियाँ कॉलोनी के ग्रामीणों का काबू पाना मुश्किल हो गया था। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस तरह भयंकर आग लगी हुई है और ग्रामीण इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। आनन फानन में मियाँ कॉलोनी के ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद लगी ट्रांसफार्मर की आग पर मुश्किल से काबू पाया और एक राहत की सांस ली। अपने सहयोगी नबी अहमद के साथ एएनबी न्यूज, बाजिद अली, मुरादाबाद।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को मुश्किलें खड़ी हो रही है। मगर दिल्ली सरकार ने नई नई गाइडलाइन के साथ साथ नए नए नियम लेके आती जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार ने CBSE के एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार से अपील की थी कि केंद्र सरकार CBSE के एग्जाम को रद्द करे। देखना है कि जिस तरीके से कल कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि लगातार कहीं ना कहीं के कोरोना बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार से अपील की गई। मगर आज केंद्र सरकार ने बैठक की और बैठक के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उनके तमाम बड़े नेता थे। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि CBSE के एग्जाम रद्द होंगे या नहीं होंगे, मगर वो अटकलें आज क्लियर कर दी गई। मगर जिस तरीके से आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि CBSE के एग्जाम जो है उनको रद्द किया जाए। मगर जिस तरीके से कहा गया है कि 12वीं क्लास के जो एग्जाम है वो 1 जून को उसकी डेट डिसाइड होगी, मगर 10वीं क्लास के एग्जाम वो रद्द कर दिए गए हैं। मगर जिस तरीके से कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज दिल्ली। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इस बार कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। कल सुबह 6 बजे से लेकर 25 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। वहीं आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित पूरे जिले के जितने विधायक हैं, विधायकों के साथ साथ सभी वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारी भी मौजूद थे। वहीं कोरोना कर्फ्यू को लेकर व्यापारियों ने भी सहमति जताई है कि कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। रीवा जिले में दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना के केसेस मिलते जा रहे थे, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सख्ती का कदम उठा लिया है और 25 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। कल सुबह 6 बजे से लेकर 25 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। वहीं जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 23 अप्रैल तक के लिए ही निर्णय लिया गया है, लेकिन शनिवार और रविवार होने के कारण इन 2 दिनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसलिए 25 अप्रैल तक पहुंच रहा है कोरोना कर्फ्यू। कल 15 तारीख से सुबह से कोरोना कर्फ्यू 23 तक लगाया।
और सैटरडे संडे को अपने आप प्रदेश स्तरीय जो बंद रहता है कोरोना का वो रहेगा। यहाँ पर जिला आपदा प्रबंधन समिति ने 23 तक का फैसला किया कोरोना पर। जैसे कि प्रवासी मजदूर भी धीरे-धीरे आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की? सारी व्यवस्थाएं की गई। उसमें कोरोना कर्फ्यू के भीतर गाइडलाइंस है, वो आपको मिल जाएगा क्या क्या हमने छूट दे के रखी है। ट्रेन से आने वालों को, पैसेंजर्स को आने वालों को तमाम दूध की सप्लाई का, ठेला की सप्लाई का, वो सारा का सारा व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से जिला प्रशासन को रिक्वेस्ट किया गया है इस संबंध में वो देख लें और क्या सहूलियत दे सकते हैं और क्या सुविधा दे सकते हैं, ये पूरा जिला प्रशासन की तरफ है। लॉकडाउन को लेकर क्या निर्णय लेंगे? लॉकडाउन को लेकर लॉकडाउन नहीं किया, अभी कोरोना कर्फ्यू लगाया 23 तक के लिए, 23 तक जिला स्तर से 23 तक के लिए कोरोना कर्फ्यू। आपको बता दें कि बीते दिन रीवा जिले में 211 केस मिले थे। 211 केस मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था, जिसको देखते हुए आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं रीवा शहर में लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब जिला प्रशासन ने सख्ती का कदम उठा लिया है। इसी के साथ मैं संवाददाता विजय त्रिपाठी, एएनबी न्यूज रीवा। उज्जैन के जिला अस्पताल में माधवनगर में कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मरीजों को ज़मीन पर लेटा हुआ दिखाया था, कुर्सी बैठा दिखाया था और उन्हें ज़मीन पर लेटे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए थे और जो कुर्सी बैठे हुए थे उनमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए थे। उसको लेकर आज आशीष सिंह कलेक्टर उज्जैन ने एक सफाई पेश करी है कि कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, उसको देखते हुए बहुत पेशेंट तेज़ी से आ भी रहे हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन बेड की उपलब्धता नहीं होने के कारण या फिर तुरंत उसको उपचार देने के लिए कभी कभी ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। उस वीडियो में आप लोग साफ रूप से देख रहे हैं कि एक पेशेंट जो ज़मीन पर लेटा हुआ है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है और 2 पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें कुर्सी में बैठे हुए लगाया गया है। आज उसी विषय को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट है जिनको तुरंत उपचार की आवश्यकता है या उन्हें 60% या 50% ऑक्सीजन की कमी लग रही है, तो तुरंत ऑक्सीजन लगाने के लिए प्रारंभिक जो सुविधा दी जाती है वो दी गई थी। जो कल मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स आए थे, जब ओपीडी जो वहाँ पे चलती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही लो सैचुरेशन के साथ में आता है, कोई अगर 60 की सैचुरेशन में 70 की सैचुरेशन में आता है, तो जब तक कि उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अगर आप किसी भी उसके लिए बीमारी के इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि तत्काल आपको बैठा के ऑक्सीजन वहाँ पर बेड पे लगा दी जाती है, क्योंकि पहले उसका टेस्ट करना पड़ता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह देखना पड़ता है, सिर वगैरह लेना पड़ता है। जब तक हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसको सैचुरेशन काफ़ी कम है तो वहीं पर हम लोगों ने ओपीडी के पास में ही ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था कर रखी है। उसको तत्काल हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, जिससे कि उसकी स्थिति जो है वो डिटेरियोरेट ना हो। और फिर जैसे ही बेड की अवेलेबिलिटी होती है, बेड्स में भी ऑक्सीजन जो व्यक्ति की स्थिति है उसको देखते हुए हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि इस व्यक्ति को माधवनगर भेजना है या चरक भेजना है या आरडी गाड़ी भेजना है या अमलताज भेजना है, उसको आईसीयू की आवश्यकता है कि केवल एचडीयू से काम चल जाएगा या नॉर्मल ऑक्सीजन बेड से काम चल जाएगा। जब तक ये सारे डिसीजन होते हैं तब तक उसको ऑक्सीजन वहीं पर लगा दी जाती है, उसके बाद पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पर कोई जो ये चीज़ है, जब भी कोई व्यक्ति आता है सैचुरेशन कम होता है तो तत्काल उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाती है। इसी के लिए वो व्यवस्था करके रखी गई है। बेड्स की उपलब्धता की समस्या नहीं है। ये ज़रूर है कि जो लोग आ रहे हैं अगर 50, 60, 70 के सैचुरेशन के साथ में आएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर तत्काल उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आप सभी लोगों से के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया ऐसी स्थिति ना आने दें। जैसे ही अगर कोई पहला सिम्टम आता है, चाहे बुखार का है, चाहे जुकाम का है, सर दर्द का है, बॉडी एक का है, तत्काल टेस्ट कराएं। अभी जो सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, देखने में यही आ रहा है कि व्यक्ति को बुखार आता है, 4-5 दिन तक वो या तो घर पर ही दवा कराता रहता है या आसपास के क्लिनिक जो छोटे मोटे होते हैं उनसे वो दवा लेता रहता है। जब उसके फेफड़े इतने खराब हो जाते हैं कि 60-70 का सैचुरेशन आ जाता है, तब वो फिर माधवनगर आता है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर परेशानी डॉक्टरों को भी उठानी पड़ती है, मरीज को भी उठानी पड़ती है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ, कृपया अगर इस स्थिति को सुधार लेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हमारी सुधर जाएंगी। जैसे ही पहला सिम्टम आता है तत्काल अपना नज़दीकी फीवर क्लिनिक जाकर टेस्ट करा लें। अगर आप पॉजिटिव आते भी हो तब भी 99% संभावना है कि आप लोग घर पर ही रहकर ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपकी दवा चालू हो जाएगी। बाद में उन्हें ऑक्सीजन से लगाकर उन्हें बेड पे या वार्ड में सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एएनबी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश में त्रिपंचायत चुनाव को लेकर रामनगरी अयोध्या में पहले चरण में
सुबह से ही मतदान होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको बताते चले कि धर्म नगरी अयोध्या में चुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग बूथ के लिए पार्टियां रवाना हो गयीं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हुए अयोध्या के डीएम और एसएसपी ने बूथों का निरीक्षण किया। वहीं जनपद वासियों से अपील की कि शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी शासन प्रशासन का सहयोग करें और अपना मत देकर तत्काल रूप से कोविड-19 कोरोना को देखते हुए लोग घर में आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं। लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि बिना किसी के भय के और लालच के निष्पक्ष होकर स्वतंत्र रूप से मतदान करें। पुलिस और प्रशासन भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमारी बूथ की डिप्लॉयमेंट तथा लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट, रिजर्व डिप्लॉयमेंट, हमारी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। साथ ही साथ कल हम लोगों ने पुलिस लाइन में सभी अपने पुलिसकर्मियों को हम लोगों ने ब्रीफ भी किया है। और जैसा कि हम सभी अवगत हैं, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, तो प्रत्याशियों से भी अपील की जाती है कि किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी में न इन्वॉल्व हो जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कैटेगरी में आता हो। वैसे केस में प्रभावी विधिक कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित कराएगी। आज भी समस्त थानों को अलर्ट किया गया है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मोबाइल रहेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, क्लस्टर मोबाइल, जो भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट है वो आज मुस्तैद रहेंगी। और दोपहर बाद तक हमारी पोलिंग पार्टीज भी अपने अपने केंद्रों पर पहुंच जाएंगी, उन्हें भी मुस्तैद रहने के लिए और बिल्कुल अलर्ट मोड में ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया गया। सभी मिलकर आप सभी मीडिया बंधुओं का भी सहयोग लेके हम लोग निश्चित तौर पर निष्पक्ष चुनाव करें। वहीं धर्म नगरी अयोध्या में प्रथम चरण में कल चुनाव संपन्न होगा। अगर हम काउंटिंग की बात करें तो 2 तारीख को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। वीडियो पर्सन सौरभ मिश्रा के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। सूबे ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ PGRS ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1905 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ 1905 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦ ਕਢਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਜਦ ਮੈਂ 1905 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 1905 ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ 'ਚ 4-5 ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੁਵਿਧਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ PGRS ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।